छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज घोषित 30 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस ने जारी की है। उसके बाद 30 सीटों पर तो करीब करीब मामला साफ नजर आ गया है और ये तय हो गया है कि वो कौन सी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आइए बात करते हैं हम हाई प्रोफाइल सीटों की आज के इस विश्लेषण में। और सबसे पहले जो हाई प्रोफाइल सीट है वो है पाटन की, जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं चुनाव मैदान में हैं और उनके जो मुकाबला है वहां उनके ही भतीजे और सांसद दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के विजय बघेल से है। दोनों के बीच में 3 बार मुकाबला हो चुका है और एक बार भूपेश बघेल को हार का सामना भी करना पड़ा था। बहरहाल ये चौथी बार दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण सीट होगी, खासतौर पर दोनों पार्टियों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। पाटन के बाद जो दूसरी हाईटेक जो सीट है वो है राजनांदगांव की, जहां से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर रमन सिंह मैदान में हैं और उनके मुकाबले कांग्रेस ने आज ही जो कैंडिडेट घोषित किया है वो है गिरीश देवांगन। गिरीश देवांगन का नाम जो है कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेताओं में है, प्रदेश की राजनीति के, और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी हैं। इसलिए राजनांदगांव सीट में भी निसंदेह इस बार एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा डॉक्टर रमन सिंह और गिरीश देवांगन के बीच में। तीसरी जो हाई प्रोफाइल सीट जो नजर आ रही है वो है कवर्धा की, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर एक बार फिर चुनाव मैदान में है। आपको याद होगा कि 2018 के चुनाव में मोहम्मद अकबर यहाँ पर लगभग 60,000 मतों से जो सर्वाधिक बड़ी जीत कही गई छत्तीसगढ़ चुनाव में वो मोहम्मद अकबर की थी और उनके खिलाफ इस बार जिस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है वो पहली बार प्रत्याशी विजय शर्मा भी एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में उनको माना जा रहा है। एक अच्छी साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना टिकट दी है। एक और महत्वपूर्ण सीट है जो कि है बीजापुर की, जहां पर विक्रम मंडावी, जिन्होंने पिछले बार महेश गागड़ा को एक काफी लंबे अंतर से हराया था। महेश गागड़ा भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चिर परिचित नाम है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उनको मौका दिया है, फिर उन पर विश्वास जताया है महेश गागड़ा पर। और उसके खिलाफ वर्तमान विधायक कांग्रेस के विक्रम मंडावी, वो एक बार फिर से दोनों प्रत्याशियों के बीच मैदान में मुकाबला देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम चौथी विधानसभा सीट की जो कि हाई प्रोफाइल कही जा सकती है, वो है कोंडागांव की, जहां पर अभी हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से चेंज किए गए, उनको मंत्री बनाया गया मोहन मरकाम। लगातार 3 बार जीत चुके हैं और एक बार फिर उनका जो मुकाबला होना है लता उसेंडी से, ये 2 बार जीत चुके हैं। तीसरा मुकाबला कहा जाए दोनों के बीच में होगा लता उसेंडी, जो कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जबकि मोहन मरकाम कांग्रेस की वर्तमान राजनीति में एक बड़ा नाम है। इन दोनों के बीच में ये चौथी हाई प्रोफाइल सीट है जिसका कि मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे साजा विधानसभा की। साजा विधानसभा सीट जो कि कृषि मंत्री और वर्तमान में शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री भी हैं रविंद्र चौबे, बहुत बड़ा कद्दावर नाम है, 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनका 9वां चुनाव है कहा जाए। 1985 से रविंद्र चौबे खुद चुनाव मैदान में है और साजा एक ऐसी सीट है जहां से आजादी के बाद से कभी भी चौबे परिवार का कोई सदस्य हारा नहीं है। लेकिन रविंद्र चौबे एक बार चुनाव हारे थे, अभी पिछला जो 2013 में, जबकि लाभचंद बाफना ने उन्हें लगभग 5,000 मतों से शिकस्त दी थी। एक बार फिर रविंद्र चौबे पर कांग्रेस ने विश्वास जताते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है वो बड़ा आश्चर्यजनक उनका डिसीजन है। ईश्वर साहू, जो कि बिरनपुर गांव में एक हादसा हुआ था, एक बच्चे की डेथ हो गई थी, उसके पिता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना करके एक कांग्रेस के कद्दावर नेता रविंद्र चौबे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की चाल कैसी साबित होती है, क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन रविंद्र चौबे की जो साजा विधानसभा सीट है उस पर भी सभी चुनावी राजनीतिक पंडितों की निगाह रहेगी। एक सीट और है बस्तर की, अब वो सीट है केशकाल की, जहां से विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम, जो कि लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और काफी लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में। समय समय पर वो रामायण में कभी वो कुंभकर्ण बन जाते हैं, कभी वो आदिवासी लोक गीतों में भी उनकी भागीदारी नजर में आती है। कुल मिलाकर आम जनता से कैसे जुड़ के रहना है, इसके एक मिसाल है संतराम नेताम, और उनको एक उत्कृष्ट विधायक के भी तौर पर पहचान बन चुकी है, उनको सम्मानित भी किया जा चुका है और उनके व्यवहार कुशलता के चलते ही विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। इस बार उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दी है वो है पूर्व IAS, मतलब हाल ही में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने के बाद जो भी कहा जाए नीलकंठ टेकाम, जो लंबे समय से इस सीट पर लड़ना चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने
उनको ये अवसर इस बार दे दिया है। तो ये थी कुछ 6-7 सीटें, हाई प्रोफाइल सीटें, जिन पर 2023 के विधानसभा चुनाव पर बहुत ही गहरी निगाह रहने वाली है। इसके अलावा कुछ सीटें और हैं जो कि निसंदेह चर्चा का विषय रहेंगी, और उसमें सबसे पहली सीट है रायपुर दक्षिण से, जहां से बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के अजय योद्धा के तौर पर एक बार फिर मैदान में हैं और 8वीं बार वो मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक कभी उन्होंने पराजय का मुंह नहीं देखा और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने चुनाव में प्रत्याशित घोषित कर दिया है। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने अभी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। पिछली बार मोहन अग्रवाल जो थे उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था, जो कि हार गए थे। इस बार जो सर्वाधिक चर्चा है वो है एजाज ढेबर की, जो कि वहां पर महापौर भी हैं और टिकट चाह रहे हैं। हालांकि रायपुर दक्षिण से भी टिकट मांगने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो एक संभावना के तौर पर देखा जा रहा है, यदि एजाज ढेबर या उनके जैसे किसी कद्दावर नेता को बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा जाता है तो भी एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट हो जाएगी। लेकिन रायपुर दक्षिण, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल फिर एक बार प्रत्याशी हैं, उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। अब हम बात करेंगे जगदलपुर की। जगदलपुर वो सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी ने किरण देव को मैदान पर उतारा इस बार, और ये वो सीट है जो सामान्य सीट है बस्तर की। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, और जगदलपुर से देखा जाए तो वर्तमान विधायक कांग्रेस के ही हैं, जो कि रेखचंद जैन है। लेकिन रेखचंद जैन को दोबारा प्रत्याशी बनाना है या नहीं बनाना है, इसका फैसला 2-3 दिनों में होगा, ये ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है। लेकिन जगदलपुर सीट पर भी सबकी निगाहें हैं, क्योंकि 12 में से इकलौती सीट है जो सामान्य सीट है। उसके अलावा हम बात करेंगे अंबिकापुर की। अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं अनुराग सिंहदेव के खिलाफ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 3 बार प्रत्याशी रह चुके हैं। और खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना प्रत्याशी बदलने की सोच रही है, यानी ये माना जाए कि टीएस सिंहदेव के मुकाबले इस बार अनुराग सिंहदेव नहीं रहेंगे, कोई नया चेहरा टीएस सिंहदेव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ये अलग बात है कि टीएस सिंहदेव का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े कद के नेता हैं कांग्रेस के, फिलहाल वो उप मुख्यमंत्री भी हैं, और इसलिए निसंदेह अंबिकापुर की सीट भी एकदम हाई प्रोफाइल सीट रहेगी, जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अब हम बात करेंगे दुर्ग जिले की 2 ऐसी सीटें जहां पर पूरे प्रदेश की निगाहें रहती हैं। वो एक है भिलाई नगर। भिलाई नगर की स्थिति यह है कि यहाँ पर 8वीं बार प्रेम प्रकाश पांडे मैदान में हैं लगातार। 1990 के बाद से जब उनको पहली बार टिकट मिली थी और वो श्रमिक नेता के रूप में यहाँ पर जाने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, और तब उन्होंने पहली बार रवि आर्य, जो कि इंटक के श्रमिक नेता थे, उनको हराकर अपना चुनावी खाता खोला था। उसके बाद प्रेम प्रकाश पांडे, बीडी कुरैशी, दोनों के बाद लगातार ये ऐसा सिलसिला चलता था। कभी प्रेम प्रकाश पांडे जीते थे तो कभी बीडी कुरैशी। लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पहली बार युवा प्रत्याशी देवेंद्र यादव के रूप में चुनाव मैदान में उतारा था, जो कि महापौर भी थे उस समय, और उन्होंने एक जबरदस्त टक्कर में लगभग 2000 से 2500 के अंतर से प्रेम प्रकाश पांडे को हरा दिया था। अभी भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रेम प्रकाश पांडे को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन भिलाई नगर से अभी कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा होनी बाकी है। और यदि देवेंद्र यादव को टिकट मिलती है तो निसंदेह एक रोचक मुकाबला एक बार जरूर देखने को मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अब एक अंतिम सीट हम आज जो चर्चा करेंगे हाई प्रोफाइल सीट, वो है वैशाली नगर। वैशाली नगर 90 विधानसभा सीटों में सबसे छोटी, जो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, सीमांकन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सबसे छोटी विधानसभा है, लेकिन फिर भी जनसंख्या के हिसाब से काफी बड़ी है। और यहाँ का जो महत्व सीट का इसलिए है कि 2008 में परिसीमन के बाद बड़ी नेता सरोज पांडे ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे सीमांकन के बाद, लगभग 20 से 22 हजार मतों से वो जीती थी, लेकिन 11 महीने बाद वो सांसद बन के चली गई थी। तब उपचुनाव जो हुआ था उसमें कांग्रेस के भजन सिंह निरंकारी ने जागेश्वर साहू, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उनको हराकर ये सीट जीत ली थी। उसके बाद 2013 और 2018 ये दोनों चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विद्या रतन भसीन लगातार जीते। उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी दोनों ही चुनाव में। पहले उन्होंने भजन सिंह निरंकारी को 2013 में हराया लगभग 25,000 मतों से, और उसके बाद पिछली बार 2018 के चुनाव में विद्यारतन भसीन ने बीडी कुरैशी को यहाँ पर एक लंबे अंतर से शिकस्त दी थी। अब संयोग यह है कि 4 महीने पहले विधायक विद्यारतन भसीन का निधन हो गया, इसलिए वो सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खाली हो गई थी। और अभी 1 सप्ताह पहले ही जो सूची घोषित हुई है भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची, उसमें 5 बार के पार्षद रहे रिकेश सेन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अभी कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम आना बाकी है। यह माना जा रहा है कि वैशाली नगर की सीट जो है यूपी बिहार वालों की यहाँ पर बहुसंख्या है, और दूसरी बात यह कि यहाँ कहीं ना कहीं इसको आरएसएस के से संबंधित लोगों का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। इसको भाजपा की सीट मानते रहे हैं अभी तक, लेकिन कांग्रेस अब इस मिथक को तोड़ने के इरादे से इसको प्रतिष्ठा की सीट मान रही है। कांग्रेस हाईकमान, खासतौर से मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल। और यहाँ जो नाम चल रहे हैं उसमें देखा जाए तो मुकेश चंद्राकर जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है, सशक्त दावेदार हैं। और उसके बाद एक दूसरा नाम आता है विजय साहू का, वो भी काफ़ी करीबी हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, और उनके भी संभावनाएं हैं, विजय साहू की भी। एक तीसरा नाम है एक महिला नेत्री का, जिनको पिछली बार यहाँ से टिकट दे दी गई थी, अंतिम समय में उनके टिकट कट करके बीडी कुरैशी को दी गई थी। वो नाम है श्रीमती तुलसी साहू का, पेशे से एडवोकेट और भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी की प्रथम अध्यक्षा के रूप में तुलसी साहू ने काफ़ी नाम कमाया है, और वो निसंदेह काफ़ी बड़ा नाम है तुलसी साहू का, और उनकी भी दावेदारी है। और खास तौर पर जैसे कि महिला आरक्षण का मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, और भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को जिस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवा करके महिलाओं के प्रति अपना ये मैसेज देने का प्रयास किया कि महिलाओं के मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संवेदनशील है, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस इस बार उससे ज़्यादा कुछ करने की सोच रही है। आपको बताते चलें कि जो 85 सीटें अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 2 सूचियों में जारी किए हैं, उसमें 14 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया हुआ है। और दूसरी तरफ ये तैयारी है कि कांग्रेस उस संख्या को पार करना चाहती है, और इसलिए यदि वैशाली नगर से भी किसी महिला को टिकट दिया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन वैशाली नगर से एक नाम और है जो लगातार चर्चा में है इन 3 नामों के अलावा, वो है इंदरजीत सिंह। इंदरजीत सिंह जो कि एक यहाँ के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उनके पिता के बहुत बड़ा नाम था, समाज सेवक के रूप में ये परिवार जाना जाता है, और पहले माना जा रहा था कि शायद वो टिकट के प्रति गंभीर नहीं है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंदरजीत सिंह उर्फ छोटू, वो भी वैशाली नगर से टिकट के लिए काफ़ी गंभीर, इनके जो सहयोगी लोग हैं उनका काफ़ी दबाव है, और जिसके चलते उन्होंने भी मन बना लिया है। इंदरजीत छोटू भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सीधे संपर्क के लोग हैं, सीधा उनसे संपर्क है, उनसे बातचीत होती है, इसलिए इंदरजीत सिंह छोटू की दावेदारी को भी किसी से कम नहीं आंका जा सकता। बहरहाल ये वो हाई प्रोफाइल सीटें थी जिन पर 2023 के विधानसभा चुनाव में जो छत्तीसगढ़ में होना, उस पर निगाहें रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमारी खबर कैसी लगी, आप उसको अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।